अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उस्मान मिर्जा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डिस्कशन, लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी इस वीडियो के अंदर हम पास पेपर के अंदर जितने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं फॉर एमडी कैट एंड ई कैट उनको डिस्कस कर रहे होंगे। और जो क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, यानी जो अब 2026 के अंदर क्वेश्चन आ सकता है उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे इस सेल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोला जा रहा है द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल launch with the initial velocity of 500 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 डिग्री with the y-axis is equals to। तो बेसिकली आपको क्या मालूम करना है? आपको मालूम करना है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगा? v नॉट x होगा। और सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस हमें जो फॉर्मूला मालूम है वो हम लगा रहे होते हैं नॉर्मली v नॉट कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे v नॉट कॉज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस हम नॉर्मली निकाल रहे होते हैं x कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस के लिए। और इस सवाल में अगर हम नोटिस करें तो सवाल के अंदर क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो किसके रिस्पेक्ट से बन रहा है? y एक्सिस के रिस्पेक्ट से बन रहा है। y एक्सिस के रिस्पेक्ट से बन रहा है। जैसे यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है कि यहाँ पर उन्होंने बोला गया है कि आपका जो एंगल है वो रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है। लेट्स से इसको हम यहाँ पर ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए इसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब देखें इसके अंदर हम देखते हैं ये हमारे पास आ गया एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स x और y यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। और ये हमारे पास जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सवाल के अंदर हमें बताया कि इस तरह से हमने अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है सम लाउंज एंगल। और लाउंज एंगल विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस हमें कितना बताया? 30 डिग्री। अगर हमें x एक्सिस की रिस्पेक्ट से लाउंज एंगल कैलकुलेट करना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? x एक्सिस से निकालने के लिए हम 90 में से 30 को माइनस कर लेंगे। 90 में से 30 को माइनस कर लेंगे यानी हमें लाउंज एंगल मालूम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस हमारे पास कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री आ गया। और यही हम जो है यहाँ पे मेंशन भी कर लेंगे। और यही चीज जो है वो यहाँ पर जब फॉर्मूले के अंदर हम x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे। तो v नॉट x विल बी इक्वल्स टू v नॉट जो कि हमें 500 बताइए यानी इनिशियल वेलोसिटी इनटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। 30 डिग्री डालेंगे तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट से था। मगर हमें क्या, ये हम सिंपल फॉर्मूला जो हमें मालूम है वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मली फॉर्मूला हम जो पढ़ रहे होते हैं वो रिस्पेक्ट टू x एक्सिस पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर अपने एंगल को भी उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? अब हमारे पास ये हो जाएगा v नॉट x इक्वल्स टू 500 और cos 60 बराबर हो जाएगा 1/2 के। 1/2 से यानी आपने इसको कैंसिल आउट कर लिया तो ये आ गया हमारे पास 250। तो हमारे पास v नॉट x की वैल्यू आ गई। v नॉट x की वैल्यू आ गई 250 मीटर पर सेकेंड। तो horizontal component velocity of the projectile launched with the initial velocity with respect to some angle with respect to y axis is equals to 250 मीटर पर सेकेंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है? इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। यानी ये सवाल नॉर्मली बहुत कॉमन है और सवाल एमडी कैट और ई कैट के अंदर सवाल नॉर्मली पूछा जाता है। और सवाल क्या पूछा गया है कि आपसे आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, यानी आपको थीटा कैलकुलेट करना है, यानी लाउंज एंगल आपने बताना है। और कंडीशन क्या बताई गई है? गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये बता दिया है। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बताया रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट। यानी हॉरिजॉन्टल रेंज को हम नॉर्मली r से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वो किसके बराबर है? इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट, यानी 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो इसको हम यहाँ पे रीराइट करके यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं रेंज इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट। ये हमें सवाल के अंदर कंडीशन बताइए। अब इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जो है वो अपना थीटा कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इस थीटा के ऊपर, किस लाउंज एंगल के ऊपर हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला पुट करते हैं। तो हमें रेंज का जो फॉर्मूला मालूम है वो क्या होता है? v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया। और हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। जो कैंसिल हो रहा है उसे हमने कैंसिल आउट कर लिया। v नॉट स्क्वायर से v नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट कर लिया। अब हमारे पास जो फर्दर टर्म रह गई उसको हम लिख लेंगे, यानी sin 2 थीटा को ओपन करके हमने लिख लिया 2 sin थीटा cos थीटा। ये आइडेंटिटी होती है sin 2 थीटा की, उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर ली। बाकी जो पैरामीटर और कैंसिल हो रहे हैं उसको हमने कैंसिल आउट कर लिया। जैसे ये कैंसिल आउट हो रहा है तो हमें मालूम है यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखें ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक साइन से एक साइन आप कैंसिल आउट कर लोगे तो रिमेनिंग टर्म के पास क्या रह जाएगी? cos थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा। अब फर्दर किस तरह सिंपलीफाई करोगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी cos थीटा वाले पैरामीटर को डिनोमिनेटर में लेकर आओगे इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे बराबर हो गया हमारे पास टेंजेंट थीटा के। तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए tan इनवर्स ऑफ 1 कैलकुलेट कर लेंगे। और हमें मालूम है कि हमारे पास tan थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी? जब एंगल हमारे पास कितना होगा? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर हमारी रेंज जो है 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट होगी, जो कि ऑप्शन बी में आपको सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है?
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज लॉन्च विद इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए आपको जो एंगल गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही गिवन है, तो सेम तरीकेकार फॉलो करना है। वी नॉट आपको गिवन है 500 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड, और एंगल इस बार आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही बताया 30 डिग्री। तो अब सेम रिलेशन ऊपर जो हमने डिस्कस किया वही रिलेशन आप पुट कर लेंगे। वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, वी नॉट कॉस ऑफ थीटा 500 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। कॉस ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? कॉस ऑफ 30 डिग्री बराबर हो जाएगा √3/2 के, √3/2 के। तो इसकी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 433 मीटर पर सेकंड, 433 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन डी में आपको सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या बोला जा रहा है? द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद लॉन्च एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपको रेंज भी बता दी है और आपको एंगल भी बताया। तो लेट्स से हम पहले जो एंगल गिवन है इसको हम बोल देते हैं θ1, और θ1 हमारे पास कितना है 15 डिग्री। उस एंगल के ऊपर जो रेंज हमने कैलकुलेट की है वो कितनी आ रही है? 1.5 मीटर आ रही है। और रेंज आपको रेंज मालूम करनी है, यानी आपको R2 मालूम करना है। अब लॉन्च एंगल जो है वो चेंज करके कितना कर दिया आपने? 45 डिग्री कर दिया, 45 डिग्री कर दिया। और इनिशियल स्पीड आपकी सेम है, यानी आपकी V0 x दोनों के केस में क्या है? V0 जो है वो सेम होगा, V0 आपकी सेम है, कांस्टेंट है, दोनों के केस में आपकी सेम है। तो फिर आप क्या करोगे? आपको ये मालूम है जब जो रिलेशन हमने डिस्कस कर लिया रेंज का, तो उसके ऊपर आप देखो कि आपके पास जो वेलोसिटी और एंगल डिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी और एंगल डिपेंडेंट और ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही रहती है। तो अब हम यहाँ से रिलेशन हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो रेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है sin 2 थीटा के। तो हम इस तरह से रिलेशन लिख सकते हैं R2/R1 विल बी इक्वल्स टू sin 2 थीटा 2 डिवाइड बाय sin 2 थीटा 1। तो ये आपका रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो R2 डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 1.5 विल बी इक्वल्स टू sin 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 45, θ2 की वैल्यू, और θ1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 15 डिग्री। तो ऊपर देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा? ऊपर हमारे पास आ गया sin 90 और sin 90 हो गया 1, और नीचे आ गया हमारे पास sin 30 और sin 30 बराबर हो जाएगा 1/2 के। तो फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो R डिवाइड बाय 1.5 विल बी इक्वल्स टू 2, यानी ऊपर चला जाएगा। फिर मैं 2 को इस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1.5 के साथ। तो 1.5 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 मीटर, यानी मेरी रेंज कितनी हो जाएगी? 3 मीटर, जो कि ऑप्शन ए में आपको सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। तो देखिए इसको भी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि रेंज बराबर है इसके अंदर किसके? मैक्सिमम हाइट के बराबर है। आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है, तो इसके अंदर भी आप फॉर्मूला प्लग इन कर लेंगे, डायरेक्ट पुट कर लेते हैं sin 2 थीटा की वैल्यू इस बार, और इधर आ जाएगा V0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कैंसिल आउट हो जाएंगे पैरामीटर्स, जो कैंसिल आउट सेम पैरामीटर्स है आपने कैंसिल आउट कर लिया। उसके बाद आपके पास जो लेफ्ट ओवर टर्म बन जाएगी वो क्या आ जाएगी? 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर हो जाएगा 4 के। तो फिर आप tan थीटा लिख सकते हो कि किसके बराबर है? 4 के। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4। tan इनवर्स ऑफ 4 पर आपकी रेंज और मैक्सिमम हाइट जो है वो बराबर हो जाएगी। tan इनवर्स ऑफ 4 पर आपकी रेंज और मैक्सिमम हाइट जो है बराबर हो जाएंगे। अगर इस पर एंगल निकालें तो 76 डिग्री बनता है। 76 डिग्री अगर आप एंगल कैलकुलेट करते हैं तो इसका एंगल हो जाता 76 डिग्री। तो इसके ऊपर आपकी रेंज एंड हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट जो है वो इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या बोला जा रहा है? 15 के अंदर बोला जा रहा है बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, और आपको रेंज बता दी है। अब आपको क्या मालूम करना है? मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है। देखिए आपको क्या क्या बता दिया? आपको एक रेंज बता दी है। रेंज कितनी बताई है? 20 मीटर बता दी है, और एंगल बता दिया 45 डिग्री। और आपको क्या मालूम करना है? मैक्सिमम हाइट मालूम करना है। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या क्या पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी? हमें ग्रेविटी की जरूरत पड़ेगी, जो क्या ऑलरेडी नोन होती है। इसके अलावा हमारे पास एंगल होना चाहिए, और हमारे पास क्या होना चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी वाला पैरामीटर हमारे पास गिवन नहीं है, तो वो हम रेंज से कैलकुलेट करेंगे। तो रेंज पर हमें मालूम है कि भाई 45 डिग्री पर हमारी रेंज मैक्सिमम होती है, तो हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं V R max इज इक्वल्स टू R max, जो कि हमें 20 डिग्री गिवन है, V0 स्क्वायर अपॉन G। तो यहाँ से जो है V0 स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी? R max मल्टीप्लाई बाय G। जब आप एंगल पुट करेंगे तो वो भी आपका 45 है, और 45 पर आपकी रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, यानी sin थीटा वाला पैरामीटर क्या खत्म हो जाएगा। तो अब जो है आपके पास V0 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, V0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। अब वैल्यूज प्लग इन करते हैं। तो देखिए V0 स्क्वायर यहाँ पर हमने पुट कर लिया R max मल्टीप्लाई बाय G, और यहाँ पर आपने sin
एंगल 45 गिवन है, साइन 45, उसका स्क्वायर कर लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, नीचे आ गया 2g, जी से जी कैंसिल आउट हो गया। बाकी इसमें पैरामीटर की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम हमारे पास कितनी है, मैक्सिमम रेंज हमारे पास है 20, मल्टीप्लाई बाय साइन 45 हो जाएगा 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, उसको मैंने कैंसिल आउट कर लिया, ये 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड किया, तो आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई कितनी, 5 मीटर, 5 मीटर आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई, जो ऑप्शन बी में आपको सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रेन इज 16 किलोमीटर, आपको मिजल वेलोसिटी ऑफ द शेल मालूम करनी है। देखिए मैक्सिमम रेंज आपको बता दी है, मैक्सिमम रेंज आ गई, मैक्सिमम रेंज आपके पास क्या आ गई, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेते हैं, वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर, स्क्वायर थोड़ा सही कर लेते हैं, हमें यहाँ पर क्या लिखना है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कैसे आ रहा है, क्योंकि उसने सवाल में बता दिया है कि आपको मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बताइए, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितनी बताइए, 16 किलोमीटर बता दी, 16 किलोमीटर, और जी की वैल्यू भी आपको बता दी है। अब आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम 16 एक्सपोनेंट 3 मीटर लिख लेते हैं, और अब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो वेलोसिटी का जो रिलेशन बनेगा, वी नॉट स्क्वायर विल बी आर मैक्स मल्टीप्लाई बाय जी, आर हमारे पास है 16 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वी नॉट स्क्वायर या वी नॉट बराबर हो जाएगा 16 एक्सपोनेंट 4 के, फिर आप इसका बन जाएगा 4 और इसका एक्सपोनेंट 2 आ जाएगा, यानी आप एक्सपोनेंट 2 को लिख सकते हैं 100, तो ये बन जाएगा 400 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड, ये आपकी ऑप्शन सी में सही है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको एक रिलेशन मालूम करना है, और किसके दरमियान रिलेशन मालूम करना है, मैक्सिमम हाइट और स्क्वायर ऑफ द फ्लाइट टाइम, स्क्वायर ऑफ द फ्लाइट टाइम, यानी मैक्सिमम हाइट एंड स्क्वायर ऑफ द, या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर करना है आपने। बस यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूलाज पुट करेंगे और आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे, बाकी पैरामीटर जो है वी नॉट स्क्वायर वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर आपको इसके अंदर एक रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, और इसको रीराइट करके ऐसे लिख लेते हैं, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और जो डिवाइड बाई टर्म है उसे मल्टीप्लाई करके इस तरह लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए, जाएगा 4 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, इसके अलावा हमारे पास जी से जी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो लेफ्ट ओवर टर्म बच रही है, यानी एच मैक्स डिवाइड बाई टी स्क्वायर, पास जो लेफ्ट ओवर टर्म बच रही है क्या, एक ऊपर जी बच गया और नीचे आ गया हमारे पास 8, तो जी की जगह पर हमने 10 पुट कर लिया, 10 डिवाइड बाई 8, 10 डिवाइड बाई 8, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो हमारा जो रेशो बन रहा है दोनों का रेशो 5 रेशो 4 का बन रहा है, 5 रेशो 4 का बन रहा है, तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बोला जा रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल विद काइनेटिक एनर्जी के एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हो, आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 60 डिग्री आपके पास, विद द हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी, हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट जैसे लेट्स से हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है और इसके अंदर हमने एक पर्टिकुलर एंगल से एक किसी चीज को प्रोजेक्ट किया, किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ये इसकी आ जाएगी मैक्सिमम हाइट, ये आ गई इसकी मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर आपको मालूम है कि आपका वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाता है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है, तो हम यहाँ बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाती है, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी हमारी जो वेलोसिटी है वो सिर्फ उसके वो कौन से कंपोनेंट के ऊपर लाई कर रहा होगा, एक्स कंपोनेंट के ऊपर, क्योंकि वाई कंपोनेंट तो जीरो हो चुका है, एक्स कंपोनेंट के ऊपर लाई कर रहा होगा, वाई कंपोनेंट तो जीरो हो चुका है, तो हम एक्स कंपोनेंट को फर्दर इस तरह लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1/2 वी नॉट स्क्वायर किसके बराबर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम हाइट के ऊपर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम हाइट के ऊपर, तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं क्योंकि आगे भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, एट मैक्सिमम हाइट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट या मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमारी जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें कितने की बनती है 60 डिग्री, तो थीटा का स्क्वायर कर लिया, कॉस 60 हमारे पास कितना होगा 1/2 के बराबर होगा, और 1/2 का मैंने स्क्वायर किया तो 1/4 हो जाएगा, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है
वो कितनी हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी बाय 4 टाइम्स, बाय रिड्यूस बाय 4 टाइम्स। तो ये आ जाएगा इसका आंसर k/4। k/4 वाला ऑप्शन डी सही नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो k/4 इसको हम इरेज करके सही मेंशन कर लेते हैं ताकि हमें नजर आ जाए। ये वाला ऑप्शन k/4 इसका राइट आंसर है। k/4 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये k/4 पे हमने इसको टिक कर लिया और हमारा एंगल कितना था, 60 डिग्री गिवन था, तो 60 डिग्री आपने मेंशन कर लिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर भी हमें सेम चीज मालूम करनी है, सेम चीज मालूम करनी है, बट इस बार हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी, काइनेटिक एनर्जी मालूम नहीं करनी बल्कि पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी। तो आपको ये मालूम है कि आपका अगर जब प्रोजेक्शन हो रही होगी इनिशियली आपको ये मालूम है, यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम अगर इनिशियल सिनेरियो को डिस्कस करें तो हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो इनिशियली जब प्रोजेक्ट किया गया होगा तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो अब अगर हम हाईएस्ट पॉइंट को डिस्कस करें तो हमारी जो टोटल एनर्जी वो किसके बराबर होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी जो कि मिनिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो वो आपको मालूम करना कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी तो आपके पास ए के बराबर है और आपकी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी आपने मालूम की थी, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी एज वी डिस्कस इन प्रीवियस क्वेश्चन, वो हमारे पास आई थी k/4 आई थी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 3k/4। इसका एल्सियम ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3k/4। तो हमसे ये पूछा जा रहा था पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी किसके बराबर होगी, 3k/4 के, जो कि आपके पास जो मिनिमम एनर्जी है वो आपने कैलकुलेट कर ली थी, वो k/4 आई थी इस प्रीवियस सवाल के अंदर हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आई वो k/4 आ गई। अब k/4 से फिर हमने जो टोटल एनर्जी थी वो की थी हमारे पास, उसमें से हमने माइनस कर लिया तो k/4, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 3k/4। यानी हमारे पास जो टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी वो आ जाएगी 3k/4 इन टर्म्स ऑफ अगर काइनेटिक एनर्जी निकालें 3k/4 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर बोला जा रहा है 4 प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट सेम वेलोसिटी एंगल ऑफ 30, 45, 60 एंड 75 विद द हॉरिजॉन्टल, द रेंज विल बी लॉन्गेस्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल हुज एंगल इज। तो देखिए लॉन्गेस्ट रेंज मालूम करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका एंगल जो है या मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज या लॉन्गेस्ट रेंज उस वक्त आती है जब आपका एंगल 45 डिग्री हो। तो जो एंगल 45 डिग्री के क्लोजर होगा वहां पर आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी, तो मुझे जो है अगर मैं 35 को कंपेयर करूं तो मुझे जो डिफरेंस नजर आ रहा है 35 वाले डिग्री को अगर हम देखें, जिसको लेट्स हम θ2 कह देते हैं, इसको देखें तो 45 के क्लोजर हमें नजर आ रहा है, 45 के क्लोजर नजर आ रहा है। और डिफरेंस हमारे पास कितना है, डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है, लेट्स से 10 का डिफरेंस नजर आ रहा है, 10 डिग्री का। अगर हम दूसरा वाला देखें 60 डिग्री का देखें, जैसे हम लेट्स से कह रहे हैं ये θ3, तो इसमें अगर इनका हम डिफरेंस कैलकुलेट करें तो डिफरेंस हमें कितना नजर आ रहा है, डिफरेंस इस बार हमें नजर आ रहा है 15 डिग्री का। यानी सबसे जो क्लोजेस्ट है वो हमें 35 डिग्री ही नजर आ रहा है, 35 डिग्री नजर आ रहा है। तो लॉन्गेस्ट रेंज जो है वो हमें 35 डिग्री के ऊपर मिल जाएगी। वरना आप इसको sin θ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, sin θ के बराबर होता है, तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। और ये शॉर्ट मेथड था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपने क्या चेक करना है कि आपका जो एंगल है वो क्लोजर टू 45 डिग्री आपने चेक कर लेना। जो एंगल 45 के क्लोजर होगा वहां पर आपको मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मिल जाएगी, तो इस वाले ऑप्शन के अंदर आप ऑप्शन बी को टिक कर देंगे कि 35 डिग्री के ऊपर आपको लॉन्गेस्ट रेंज मिल जाएगी। बाकी 20 और 75 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मौजूद है दोनों में, अगर दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो इनसे बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब उनमें रेंज जो है वो मिनिमम होगी या लेसर होगी एज कम्पेयर टू 35 डिग्री। तो लॉन्गेस्ट वाली आपको किसमें मिलेगी, 35 डिग्री के ऊपर ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के अंदर बोला जा रहा है प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री एंड फॉलो अ पाथ ऑफ दिस, एयर रेजिस्टेंस मे बी नेग्लेक्टेड, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द प्रोजेक्टाइल when it is at the highest point q on its path। इस पॉइंट के ऊपर आप स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही होगी। आपको ये मालूम है इस पॉइंट के ऊपर आपका y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तो यही चीजें आपसे पूछी जा रही होगी, y कंपोनेंट 0 होगा। आप देखते हैं क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इज 0। तो क्योंकि एयर रेजिस्टेंस में भी नेग्लेक्टेड है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन 0 होगी, ओके। वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होगी, वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन होने की वजह से एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन का। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही नजर आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज 0, तो ये वाला आंसर सही है।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इज जीरो, नहीं प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जीरो नहीं होता, वाई कंपोनेंट जीरो होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज जीरो, नहीं काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और मिनिमम कितनी होती है हमने डिस्कस भी कर लिया, के अपॉन 4 के बराबर हो जाएगी, के अपॉन 4 के बराबर हो जाएगी। मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल जीरो नहीं, वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही, प्रोजेक्ट मोमेंटम जीरो नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या बोला जा रहा है आपको, बोला जा रहा है प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 3 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और रेंज आपको बताया, लेट्स से हमारे पास जो पहला थीटा है उसको हमने थीटा 1 कह दिया, 3 डिग्री होता है, और उसकी जो रेंज है उसको हमने r1 कह दिया। अटेन अ मैक्सिमम हाइट हमें गिवन है h max, और उसने हाइट अटेन की, हासिल की, वो आ गई h1। अनदर प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी सेम एंड एंगल इस बार हमारे पास 3 डिग्री है विद द वर्टिकल, तो वर्टिकल के साथ हमें एंगल गिवन है 3 डिग्री, ये हमें वर्टिकल या y कंपोनेंट y एक्सिस के साथ गिवन है। अगर हम हॉरिजॉन्टल का कैलकुलेट कर लें तो हम 90 में से थीटा माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा कितना आ जाएगा 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, क्योंकि पहला एंगल हमें हॉरिजॉन्टल के साथ गिवन है, तो दूसरा एंगल को भी हमें हॉरिजॉन्टल के साथ ही निकालना चाहिए। तो उस पर हमारी रेंज कितनी आ रही है, R2 आ रही है, इस बार हमारी रेंज आ रही है R2, और मैक्सिमम हाइट H2 है, द रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2। तो अगर हम R1 R2 का रिलेशन कैलकुलेट करें, R1 और R2 में जो हमें रिलेशन नजर आ रहा है वो कैसे नजर आ रहा है, क्योंकि इन दोनों के एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी थीटा 1 को अगर हम नोटिस करें तो 30 डिग्री है, और थीटा 2 हमारे पास है 60 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स जो है वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नजर आ रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज क्या होती है, बराबर होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज जो है वो इक्वल होती है, तो हम बोलेंगे कि R1 और R2 क्या होंगे, सेम होंगे, बिकॉज देयर एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो R1 और R2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, R1 R2 जो है वो बराबर हो जाएंगे, वरना आप इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशन। जब रिलेशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल्स टू V नॉट, तो सेम होगा, तो आप यहाँ पर साइन 2 थीटा 2 डिवाइड बाय साइन 2 थीटा 1 करके चेक भी कर लीजिएगा, उससे भी आपका आंसर सेम आ जाएगा, तो R1 बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर जो रेशो 1 के बराबर आएगा, यानी आप कह सकते हैं कि R2 और R1 जो है वो इक्वल है, R2 और R1 जो है वो बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर बोला जा रहा है बॉडी प्रोजेक्टेड विद अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी एज एन हॉरिजॉन्टल रेंज R, द काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम व्हेन द पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन द रेंज विल बी। तो आपको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की पोजीशन पर रेंज बतानी है, जब आपको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मिल रही है तो उस वक्त रेंज क्या होगी। तो देखिए अगर हम इसको दोबारा से ड्रॉ कर लें, यानी आपको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ मिलती है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मिल रही होती है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मिलती है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मिलती है, यानी यहाँ पर आपके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और वो कितनी होगी, के अपॉन 4 के बराबर होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आपको इस पॉइंट पर मिलेगी। तो इस बार अगर हम देखें तो ये हमें कुछ इस तरह नजर आ रहा है कि हमारी रेंज का आधा हिस्सा, ये टोटल रेंज हो गई, ये हमारी रेंज हो गई टोटल, तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमारी रेंज जो है वो हाफ हो जाएगी। तो हम यही बोलेंगे यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम एट अ पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन द हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इनिशियल रेंज का अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी जो टोटल रेंज है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें मालूम हो जाएगी कि हमारी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की लोकेशन, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की लोकेशन में आ जाएगी R डिवाइड बाय 2, यानी रेंज का हाफ कर दें तो हमारे पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की लोकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन आपको ऑप्शन सी में सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर बोला जा रहा है बुलेट इज फायर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ राइफल एट अ डिस्टेंस टारगेट इग्नोरिंग द रेजिस्टेंस इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस अगर आपने नेगलेक्ट कर दिया तो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और वर्टिकल एक्सेलरेशन के बारे में बताइए। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, और वर्टिकल एक्सेलरेशन 9.8 के बराबर होगी, तो ऑप्शन सी में आपको सही बात नजर आ रही है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी क्योंकि आपने इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दिया, डायरेक्ट फोर्स 0 हो गई, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी कौन सी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, जिससे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, और वर्टिकल एक्सेलरेशन व्हिच इज ग्रेविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, तो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 9.8, इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बोला जा रहा है बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो 45 डिग्री पर हमारा जो मैक्सिमम रेंज होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। इसमें पहला वाला ऑप्शन ही सही नजर आ रहा है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री के ऊपर, तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ, और हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम, और उसका रिलेशन क्या होगा, आर मैक्स विल बी इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ये मैक्सिमम रेंज का आ जाएगा जब एंगल हमारा 45 डिग्री होगा, तो इस एंगल के ऊपर हमारे पास रेंज जो है वो मैक्सिमम होती है, इस एंगल के ऊपर हमारी रेंज जो है मैक्सिमम होती है। तो पहला ऑप्शन ही सही नजर आ रहा है, बाकी ऑप्शन के अंदर बोला जा रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज इज मिनिमम, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको पर्टिकुलर एंगल से प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो प्रोजेक्टाइल ही होगा, यानी इसका पाथ जो है पैराबोलिक ही होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसमें सही नजर आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31 के अंदर बोला जा रहा है विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान रिलेशन कैलकुलेट करना है और इस रिलेशन को हम ड्राइव कर लेते हैं क्योंकि इस सवाल की हमें रिक्वायरमेंट यही है कि हमें ड्राइव करके बताइए। तो इसका आंसर बन जाएगा GT² डिवाइड बाई 8, GT² डिवाइड बाई 8। तो ये वाला ऑप्शन सही नजर आ रहा है, बट ये रिलेशन कैसे बन रहा है इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करने के लिए हमें मैक्सिमम हाइट और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट की फॉर्म में हमें रिलेशन गिवन है, तो मैक्सिमम हाइट का रिलेशन देखें ऐसे लिख सकते हैं हम V0 sin थीटा, V0 sin थीटा, V0 sin थीटा स्क्वायर अपॉन 2G। ये हमारे पास आ गया मैक्सिमम हाइट का रिलेशन। अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन देखें तो क्या बनेगा 2V0 sin थीटा अपॉन G। तो यहाँ से V0 sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ G, इन टर्म्स ऑफ T। तो हमारे पास क्या बन जाएगा GT डिवाइड बाई 2, GT डिवाइड बाई 2। अब हम यहाँ पर वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं, इधर वैल्यूज प्लग इन करते हैं तो ये हो जाएगा GT स्क्वायर, GT अपॉन 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2G आ जाएगा, डिवाइड बाई 2G आ जाएगा। तो G स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड में ही आएगा 2G, डिवाइड में ही आएगा 2G। तो डिवाइड हम डाल देते हैं डिवाइड में ही, यानी 4 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2G, यहाँ पर आ गया 2G। तो H मैक्स हमारे पास किसके बराबर हो गया, G से G कैंसिल आउट कर लिया मैंने, G से G कैंसिल आउट कर लिया, G स्क्वायर भी आएगा क्योंकि G के ऊपर भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ बन जाएगा GT स्क्वायर डिवाइड बाई 8, GT स्क्वायर डिवाइड बाई 8, जो कि ऑप्शन ए में से नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर बोला जा रहा है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एंगल ऑफ 45 डिग्री, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो आपको 45 के ऊपर हमें बताया कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, हमें क्या मालूम करना है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, यानी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ऊपर रिलेशन मालूम करना है। काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट हमारे पास क्या होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होगी। इसको इस तरह लिख सकते हैं, m डायरेक्ट पुट करते हैं, v x स्क्वायर कर लेते हैं एक स्टेप और फर्दर। ये वाले पैरामीटर तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय v स्क्वायर, एक v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो रिलेशन आ रहा है वो उसके ऊपर, वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है एंगल डिपेंडेंट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 45 डिग्री जो हमें सवाल में गिवन था, उसका स्क्वायर कर लिया। cos 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर किया तो 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, यानी रेशियो आ जाएगा मेरे पास 1:2 आ जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आ गया 1:2 आ गया। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। एट विच एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। इस एंगल के ऊपर हमारी रेंज जो है वो मैक्सिमम हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। रेंज किसके बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगी। बोला गया एट व्हाट एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें हमें क्या मालूम करना है, एंगल मालूम करना है। तो हम बस वैल्यूज प्लग इन करते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा V0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन G। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है V0 स्क्वायर अपॉन G, और G को मैं इस 2 से डिवाइड करके मेंशन कर लेता हूँ ऐसे, क्योंकि ये जो G है वो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो डायरेक्ट मैंने इसको यहाँ पर रिलेशन पुट कर लिया, V0 स्क्वायर से V0 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ से sin 2 थीटा की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी 1/2 के, तो 2 थीटा हमारे पास आ जाएगा, 2 थीटा हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 के, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 बराबर हो जाएगा किसके 30 डिग्री के। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 15 डिग्री, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे 15 डिग्री, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाए तो वो हो जाएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, तो 75 डिग्री भी हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर बोला जा रहा है द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री इज R30 एंड 60 डिग्री इज R60। तो दोनों का रिलेशन बताएं। तो एंगल हमें कैसे नजर आ रहा है, एंगल दोनों अगर हम देखें θ1 हमें 30 डिग्री नजर आ रहा है और θ2 हमें कितना नजर आ रहा है 60 डिग्री नजर आ रहा है। तो क्योंकि दोनों एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो उनकी रेंज क्या होगी, बराबर होगी, रेंज बराबर होगी। यानी हम बोल देंगे कि R30 बराबर होगा R60 के, R30 बराबर होगा R60 के। तो ये वाला ऑप्शन उस वक्त होगा जब हमारी इनिशियल स्पीड्स क्या होंगी, इनिशियल स्पीड्स आर सेम, इनिशियल स्पीड यानी V0 जो है वो सेम होगा, तो ये VI सेम होगा। तो ये वाला ऑप्शन डी में से नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन 37 के अंदर क्या बोला जा रहा है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें बता दी है कि 600 किलोमीटर पर आवर है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी V0x 600 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर
are at an elevation of 6 किलोमीटर towards a point directly above the target of the earth surface। तो ये हमारे पास हाइट गिवन है, हाइट गिवन है और वो हमारे पास कितनी है, 6 किलोमीटर की हाइट है। इसके ऊपर वो मूव कर रहा है और एक टारगेट के ऊपर से जा रहा है above the earth surface। In an appropriate time the pilot release the ball so that it strike the target on the earth। तो एक पायलट ने, जैसे ये हमारे पास टारगेट मौजूद है, लेट्स से ये टारगेट है, ये टारगेट मौजूद है, ये टारगेट मौजूद है और यहाँ से जो है एक एरोप्लेन जा रहा है और यहाँ से उसने क्या किया, एक जो है वो टारगेट पॉइंट पूरा टाइम द पायलट रिलीज द बॉल को रिलीज किया ताकि वो जो है ना वो इससे हिट कर सके, इसको हिट कर सके। और आपको ये बोला जा रहा है द बॉल विल अपीयर द फॉलोइंग। तो बॉल का सिनेरियो आपको उससे पूछा जा रहा है कि बॉल का मोशन कैसा होगा ऑन अ पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय द पायलट इन द प्लेन। तो क्योंकि जिस स्पीड से पायलट मूव कर रहा है उसी स्पीड से ये ऑब्जेक्ट जो है वो आगे मूव कर रहा था और उसकी स्पीड कितनी थी, 600 किलोमीटर पर आवर। तो इसको पैराबोलिक मोशन नजर नहीं आएगा, इसका जो वेलोसिटी है और वो एरोप्लेन की वेलोसिटी है वो सेम होगी, तो उसे एक वर्टिकल मोशन ही नजर आएगा। अगर हम किसी सिनेरियो से डिस्कस करें, अगर हम जो है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सिमिलर है, जिस वक्त हमने बॉल को रिलीज किया उस वक्त बॉल की वेलोसिटी ये थी और एरोप्लेन की वेलोसिटी भी यही है, एरोप्लेन की वेलोसिटी भी यही है, तो दोनों जो है वो एक ही फ्रेम के अंदर मौजूद है, तो उसका पैराबोलिक पाथ नहीं होगा, उसका पैराबोलिक पाथ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। वर्टिकली डाउनवर्ड along the straight path as seen by the pilot in the plane। हाँ बिल्कुल सही है, वर्टिकली डाउनवर्ड नजर आएगा। किसके रिस्पेक्ट से, पायलट के रिस्पेक्ट से उसे वर्टिकली डाउनवर्ड नजर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटीज है वो सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम होने की वजह से दोनों सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मौजूद होंगे, तो उनको वर्टिकली डाउनवर्ड नजर आ रहा होगा मोशन। इसको नजर आ रहा होगा पायलट इन द प्लेन के अंदर, पायलट इन द प्लेन के अंदर जो मौजूद होगा पायलट, उसके लिए इन द प्लेन के अंदर उसको ये वर्टिकली डाउनवर्ड बॉल जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जाती हुई नजर आ रही होगी, बॉल जो है वर्टिकली डाउनवर्ड नजर आ रही होगी। और सिक्स एक पाथ एज सीन बाय द पायलट इन द प्लेन नहीं, हमने डिस्कस कर लिया, उससे वर्टिकली डाउनवर्ड नजर आएगा। और अ पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड नियर द टारगेट। हाँ बिल्कुल सही है। तो नीचे जो ऑब्जर्वर मौजूद होगा जो कि उस फ्रेम के अंदर मौजूद नहीं है, अलग फ्रेम के अंदर मौजूद है, उससे पाथ कैसे नजर आएगा, पैराबोलिक, कि इस बार उसका मोशन जो है वर्टिकल भी हो रहा है और हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास जो स्पीड थी वो 600 किलोमीटर पर आवर थी और वर्टिकल स्पीड भी होगी जो हम कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, vy इक्वल्स टू v नॉट y प्लस gt की वजह से एज अ टाइम प्रोग्रेस, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। तो वर्टिकल मोशन भी होगा और हॉरिजॉन्टल भी मोशन भी होगा, तो इसका जो पाथ बनेगा वो क्या बन जाएगा, पैराबोलिक बन जाएगा, पैराबोलिक पाथ बन जाएगा। ऐसा ही ऑब्जर्वर को नजर आ रहा होगा जो कि नीचे मौजूद होगा ग्राउंड पर टारगेट पे, तो उसे पाथ कैसे नजर आएगा, ऑन द पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड नियर द टारगेट। तो इसमें दो ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन ई, तो बोथ बी एंड डी आर करेक्ट, बोथ बी एंड डी इनकरेक्ट, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा बोथ बी एंड डी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, a body is projected horizontally from the top of the cliff with the initial velocity of 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियली जो प्रोजेक्ट किया है विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो vx हमारे पास कितना है 9.8 या v नॉट x हमारे पास कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड, तो v नॉट y हमारे पास हो जाएगा 0 क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी 0 होगी। एट टाइम क्लिफ बिफोर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी बिकम इक्वल। तो हमें बताइए कि हमारे पास वो टाइम बताइए जहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी जो है बराबर होंगी। तो हम यहाँ बोलेंगे हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी तो vx ही आएगा और वर्टिकल वेलोसिटी हमारी चेंज होगी वो vy के बराबर होगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर हमने 9.8 ही मेंशन कर लेना है और वर्टिकल वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बराबर हो जाएगा v नॉट y प्लस gt के, और v नॉट y हमारे पास 0 है क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने हॉरिजॉन्टल थ्रू किया था, हॉरिजॉन्टली थ्रू किया प्रोजेक्ट जो है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ बोला है उसने, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी 0 होगी, तो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा gt यानी 10 इंटू टी। अब यहाँ पर क्योंकि 9.8 पुट किया हुआ है तो यहाँ पर भी हमें 9.8 ही पुट कर लेना चाहिए, तो इसको इरेज करके सही कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 9.8 मेंशन कर लिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास टाइम जो है वो 1 सेकंड आ जाएगा, टाइम जो है 1 सेकंड आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर बोला जा रहा है टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 20 एंड 70 विद द सेम वेलोसिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लार्जर रेंज। ये दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, 30 और 20 और 70, इनको ऐड अप करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हमारा एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हमारी रेंज क्या होगी, रेंज बराबर होगी, बोथ हैव द सेम रेंज, बोथ हैव द सेम रेंज, रेंज आर इक्वल, रेंज आर इक्वल, रेंज आर इक्वल। तो दोनों के ऊपर, दोनों एंगल्स के ऊपर हमें रेंज क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन 43 के अंदर बोला जा रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर हॉरिजॉन्टली विद द इनिशियल स्पीड ऑफ दिस इट्स हॉरिजॉन्टल स्पीड 3 मीटर पर सेकंड लेटर। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया इनिशियल स्पीड के साथ तो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती, तो v नॉट
एक्स विल बी इक्वल्स टू वी एक्स, और वो कितनी रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम यहाँ पर अज्यूम करके चल रहे होते हैं कि हमारी एयर फ्रिक्शन जो है वो जीरो, और एयर फ्रिक्शन जीरो होने की वजह से हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी तब्दील नहीं होता, तो 3 सेकंड के बाद भी उसकी स्पीड कितनी रहेगी 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर बोला जा रहा है द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर द फिक्स्ड वेलोसिटी द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज लार्जर देन 45 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर हाइट और मैक्सिमम रेंज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो हमें अगर एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है तो हमारी मैक्सिमम रेंज जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर 45 के ऊपर होता तो हमारी मैक्सिमम रेंज हाईएस्ट होती, और जो हमारी जो मैक्सिमम हाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, एंगल डिपेंडेंट होती है, यानी वो साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जैसे एंगल जो है वो 45 से बढ़ता रहेगा, क्लोजर टू 90 डिग्री होता रहेगा, तो हमारी मैक्सिमम रेंज इंक्रीज होती रहेगी, तो मैक्सिमम हाइट इंक्रीज होती रहेगी। तो जैसे हमारा एंगल ग्रेटर देन 45 हुआ, एंगल जो है वो ग्रेटर देन हमारा ग्रेटर देन 45 हो गया, एंगल जो है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री हुआ, तो हमारी मैक्सिमम रेंज जो है वो इंक्रीज होगी, मैक्सिमम हाइट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, मैक्सिमम हाइट जो है वो इंक्रीज करेगी, और हमारी जो रेंज है वो डिक्रीज करती रहेगी। तो हमारा एंगल जो है 45 डिग्री से इंक्रीज कर जाएगा, तो हमारी जो रेंज है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो ये वाला सिनेरियो हमें कहाँ लिखा हुआ है, बोथ द हाइट एंड द रेंज विल रिटेन द प्रोजेक्टाइल विल बी लेस। दोनों हाइट और रेंज है वो, उनकी जो रेंज है, ये हाइट है वो हमारे पास लेस हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी जो मैक्सिमम हाइट है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी, और रेंज है वो डिक्रीज करेगी। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी लेस एंड द रेंज इज मोर, तो ये गलत लिखा हुआ है, हमने देखा अभी। तो हमारी हाइट जो है वो एंगल डिपेंडेंट है, यानी साइन थीटा डिपेंडेंट है, और जो साइन थीटा जो है वो मैक्सिमम 90 डिग्री पर होगा। तो हमारी एंगल जो है वो अगर ग्रेटर देन 45 होगा तो हमारी मैक्सिमम हाइट इंक्रीज करेगी या मोर होगी एज कम्पेयर टू रेंज। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। बोथ द हाइट एंड द रेंज है, दोनों की बढ़ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, एक की इंक्रीज होगी और दूसरा डिक्रीज होगा। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नजर आ रहा है। द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मोर एंड द रेंज इज लेस। तो ये वाला सही है, हमारी जो हाइट है वो ज्यादा होगी, हाइट इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम हाइट जो है वो इंक्रीज करेगी। जब हमारा एंगल 45 डिग्री से बढ़ेगा तो मैक्सिमम हाइट इंक्रीज करेगी, और रेंज है वो लेस हो जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी। जब एंगल जो है 45 डिग्री से बढ़ जाएगा तो हमारी रेंज जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन डी इसमें सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर बोला जा रहा है एट मैक्सिमम पॉइंट इन अ प्रोजेक्टाइल द वेलोसिटी विल बी। मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमारा वेलोसिटी के ऊपर कमेंट कीजिए क्या होगा। तो हमें मालूम है कि हमारा जो एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है, और वाई कंपोनेंट वेलोसिटी जीरो हो जाता है। कहाँ पर, एट मैक्सिमम हाइट, एट हाईएस्ट पॉइंट हमारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस जीरो होगी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी, और वाई कंपोनेंट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर बोला जा रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल मैक्सिमम एट एंगल ऑफ। मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल आपको कहाँ मिलेगी, 45 डिग्री के ऊपर मिलेगी। मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहाँ मिलेगी, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसका फॉर्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g इसका फॉर्मूला है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g इसका फॉर्मूला आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इसका फॉर्मूला आ जाएगा। और ये एंगल, ये रेंज हमें किस एंगल के ऊपर मिलेगी, 45 डिग्री के ऊपर, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर बोला जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल हैव द सेम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सेम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, यानी एंगल का सम किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री बराबर होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन के अंदर हम देखेंगे 15 और 75 को अगर हम ऐड करें तो एंगल किसके बराबर है, 90 डिग्री, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर होगा। तो इसमें रेंज क्या रहेगी, रेंज जो है वो सेम हो जाएगी, क्योंकि हमारा एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर हमारी रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो सेम रहती है। तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर बोला जा रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी assume the air resistance negligible, what will the kinetic energy of projectile and is raised to the highest point। तो हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम करनी है, और इस बार एंगल जो है वो 45 डिग्री है, इस बार एंगल जो है 45 डिग्री है। तो हमें मालूम है कि हाईएस्ट पॉइंट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, और उसको हमने कैसे कैलकुलेट किया था, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया था 1/2 v(x स्क्वायर) से, क्योंकि हमारे पास y कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाता है, y कंपोनेंट जीरो हो जाता है। तो ये इसका रिलेशन बन जाएगा 1/2 v स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि e के बराबर, क्योंकि इस बार इन्होंने e के बराबर बताया, और कॉस और थीटा हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास 45 डिग्री है, तो यहाँ पर इस बार हमने 45 डिग्री पुट किया, और उसका हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर कर देना है। तो हमें मालूम है cos 45 हमारे पास हो जाएगा 1/√2 को मैंने स्क्वायर किया तो आ जाएगा
1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और 1/2 को मैं मेंशन कर सकता हूँ एज 0.5 ई। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 0.5 ई, 0.5 ई, जो ऑप्शन बी में आपको सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर बोला जा रहा है a stone is thrown horizontally with an initial speed of 30 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द ब्रिज। हॉरिजॉन्टल स्पीड हमें बताइए, 30 मीटर पर सेकंड, और हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो उसकी वाई कंपोनेंट वाली स्पीड इनिशियली जीरो हो जाएगी। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होगी। फाइंड द स्टोन टोटल स्पीड व्हेन इट एंटर द वाटर 4 सेकंड लेटर। और एयर हमने एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देना है। अगर एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारा जो वेलोसिटी है एक्स कंपोनेंट की वो चेंज नहीं होगी, वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज होगी, और वो हमें मालूम करना है वी नॉट वाई प्लस जी टी से। वी नॉट वाई प्लस जी टी ये जीरो हो गया, और जी की जगह पर हमने क्या पुट करना है, फिर से हम 10 पुट कर लेते हैं, 10 पुट करते हैं, और टाइम हमें कितना गिवन है 4। तो वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो हमें क्या मालूम करना है, रिजल्टेंट या टोटल स्पीड मालूम करनी है। टोटल स्पीड या रिजल्टेंट स्पीड हमें मालूम करनी है, उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर देंगे। वी एक्स हमारे पास कितना है 30 का स्क्वायर, और वी वाई हमारे पास है 40 का स्क्वायर। इनकी सिम्प्लीफिकेशन करेंगे तो ये 900 और ये हो जाएगा हमारे पास 1600। तो ये 2500 हो गया, 2500 का हमने रूट निकाला तो ये बन गया 25 मीटर पर सेकंड। तो ये 25 नहीं, सॉरी, ये बन जाएगा 50। ये हमारे पास हो गया 2500, और 2500 का जब हम रूट निकालेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 50। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन सी में आपको सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन 59 के अंदर बोला जा रहा है बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। दोबारा से हमने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ही थ्रो किया है, और इसकी स्पीड हमें कितनी बताइए, 5 मीटर पर सेकंड बताइए फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और उसकी हाइट भी हमें बता दी, इसकी हाइट भी आपको बता दी, इसकी हाइट भी आपको बता दी, और हाइट कितनी है 19.6 मीटर। अब हमको मालूम करना है हाउ लॉन्ग विल टेक टू हिट द ग्राउंड। तो हमें टाइम मालूम करना है, हाउ लॉन्ग विल टेक टू हिट द ग्राउंड, ये हमें मालूम करना है। तो टाइम मालूम करने के लिए हम जो इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हाइट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वी नॉट वाई वाला पैरामीटर तो जीरो हो जाएगा, वी नॉट वाई वाला पैरामीटर तो जीरो हो गया, यानी हमारे पास 19.6 बराबर हो गया किसके 1/2। जी की जगह पर हमने पुट कर लिया 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए 9.8 1 और ये 2 और ये 4 हो जाएगा, तो 4 विल बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो हमारे पास जो टी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 सेकंड्स। टी हमारे पास आ गया 2 सेकंड, तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर क्या बोला जा रहा है, अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। यानी कि एक बंदा है, आप बॉय कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट तक स्टोन को थ्रो कर सकता है, और मैक्सिमम हाइट आपको बता दिए, मैक्सिमम हाइट आपको बता दिए। थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट आपको बता दी है, मैक्सिमम हाइट आपको बता दी है कितनी है, 10 मीटर है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको मालूम करना है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करने के लिए, यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मालूम करनी है, सॉरी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो उसका रिलेशन क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि मैक्सिमम रेंज आपको 45 डिग्री के ऊपर मिलती है, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हमने काफी दफा डिस्कस कर लिया। तो बेसिकली मुझे वी नॉट की वैल्यू मालूम नहीं है, वो हम मैक्सिमम हाइट से कैलकुलेट कर लेंगे। मैक्सिमम हाइट का रिलेशन क्या बन जाएगा, मैक्सिमम हाइट का रिलेशन अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसको हम मैक्सिमम रेंज, तो हमें यानी वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और मैक्सिमम हाइट हमें बता दिए। तो मैक्सिमम हाइट कब अटेन होगी, मैक्सिमम हाइट आपको अटेन होगी जब हमारा एंगल कितना होगा 90 डिग्री, हमारा एंगल होगा 90 डिग्री, उस वक्त हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। तो साइन थीटा जो है साइन 90 हो जाएगा 1 के बराबर, तो हमारे पास वी नॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच मैक्स मल्टीप्लाई बाय 2g। तो यहाँ पर अब रेंज की जगह पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा एच मैक्स मल्टीप्लाई बाय 2g डिवाइड बाय जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एच मैक्स हमारे पास 10 था, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास जो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20 मीटर, जो कि ऑप्शन सी में आपको सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर बोला जा रहा है पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, another particle b is thrown in a horizontal direction with the speed of 5 मीटर पर सेकंड from the same height. What statement is correct? एक आपने स्टोन को, आपके पास एक पार्टिकल है, इसको हमने पार्टिकल ए बोला हुआ है, पार्टिकल ए
पार्टिकल ए को आपने क्या किया है, ड्रॉप किया है फ्रॉम दी हाइट, फ्रॉम दी हाइट, फ्रॉम दी हाइट, तो उसका इनिशियल कंपोनेंट्स दोनों जीरो होंगे, इनिशियल एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों जीरो हो गए, इनिशियल कंपोनेंट दोनों जीरो हो गए, यानी ऑब्जेक्ट का मोशन ऐसे नीचे आ जाएगा। दूसरा पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल आपके पास पार्टिकल बी है, जिसको आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थ्रो किया है, यानी इसकी कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मौजूद है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मौजूद है, तो इसका पाथ कैसा होना चाहिए, इसका पाथ पैराबोलिक होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल मोशन दोनों हो रहे हैं, तो इसका पाथ पैराबोलिक होना चाहिए, और इसका कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्यों स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका पाथ सिर्फ वन डायमेंशन है, यानी इसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। अब ये अच्छा पाथ आपको पता चल गया। अब इसमें पाथ के बारे में नहीं पूछा जा रहा, इसमें क्या पूछा जा रहा है ऑप्शन में, पार्टिकल ए विद रीच द ग्राउंड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी। तो जो ग्राउंड पर पहुंचने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, टाइम मालूम होना चाहिए, टाइम मालूम होना चाहिए, और दोनों का टाइम हम एक ही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी पार्टिकल ए और पार्टिकल बी के लिए, पार्टिकल बी के लिए भी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट जीरो होगा, तो टाइम के लिए हम जो है यही रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमें टाइम मालूम करना है तो दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है, हाइट सेम होने की वजह से हम यहाँ पर ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं 1/2 GT स्क्वायर, 1/2 GT स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर हमने वाई एक्सिस के लिए किया है, वाई एक्सिस वर्टिकल कंपोनेंट इस्तेमाल किया, दोनों केस में वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो की, हाइट भी सेम है, तो टाइम भी सेम होगा, यानी दोनों जो है वो सेम पॉइंट के ऊपर रीच करेंगे, तो ये वाला आंसर इसका सही बन जाएगा। बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। रीजन मैंने आपको बता दिया कि दोनों जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हाइट डिपेंडेंट है, और हाइट दोनों की सेम है, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी को सेम हाइट से आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो इसी वजह से आपका जो टाइम है वो भी सेम होगा, तो बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन 62 के अंदर बोला जा रहा है एन एरोप्लेन फ्लाइंग 490 मीटर अबव द ग्राउंड एट 100 मीटर पर सेकंड रिलीज द ब्लॉक, हाउ फार द ग्राउंड विल स्ट्राइक, हाउ फार ऑन अ ग्राउंड विल इट स्ट्राइक, यानी एक एरोप्लेन है जो अबव द ग्राउंड, यानी हाइट आपको बताइए, और वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एरोप्लेन जो है वो आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको बता दी, हॉरिजॉन्टल आपको वेलोसिटी बता दी, बट आपको टाइम मालूम नहीं है इसके अंदर। अगर आपको रेंज मालूम करनी है तो रेंज मालूम करने के लिए आपको टाइम मालूम होना चाहिए, तो टाइम आप मालूम कर लेंगे। आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी कितना बताया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी बता दिया 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, और आपको मैक्सिमम हाइट भी बता दी, मैक्सिमम हाइट भी बता दी कितनी है 490 मीटर आपको बता दिए, 490 मीटर आपको बता दिए, ये आपको क्या बता दिया, हाइट बता दिए। अब आपको क्या मालूम करना है, अब आपको बेसिकली आपको वेलोसिटी तो मालूम है, टाइम मालूम नहीं है, ताकि हम रेंज कैलकुलेट कर सकें या डिस्टेंस मालूम कर सकें कि कितने फार के बाद आप जो है वो ब्लॉक जो है वो ग्राउंड पर आएगा, तो उसके लिए आपको टाइम मालूम होना चाहिए। तो टाइम आप कैसे निकालेंगे, अगर इस थोड़ा सा सिनेरियो को हम देखें तो हमारे पास लेट्स से ये ग्राउंड मौजूद है, ये ग्राउंड मौजूद है, और यहाँ पर हमारा जो है वो एरोप्लेन है, एरोप्लेन है, और यहाँ से उसने एक ब्लॉक को रिलीज किया है, जिसकी कोई ना कोई इनिशियल स्पीड मौजूद है, इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो थी, और हमें बताइए कितनी है 100 मीटर पर सेकंड। जब इसको रिलीज किया जाएगा तो ये ब्लॉक जो है वो डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, बल्कि पहले ये इस तरह से ऊपर मूव करेगा, इस तरह ऊपर मूव करेगा, और फिर जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेट्स से इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो फिर ये ब्लॉक जो है वो फॉल डाउन करेगा। अभी कितना टाइम में ये इसको टाइम कितना लग रहा है, वो टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और किस तरह टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर लेंगे, तो हम इसको बोल देंगे हमारी इनिशियल स्पीड है, ये हमारी इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड जीरो है, और तो यहाँ से हम जो है वो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास Vf इज इक्वल्स टू वी माइनस जी टी आ जाएगा, माइनस जी टी, क्योंकि अपवर्ड मोशन होगा, तो यहाँ पर माइनस जी टी पुट कर लेते हैं, माइनस जी टी पुट करते हैं, तो यहाँ पर आ गया माइनस जी टी। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 100, यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर आ जाएगा टी, हमारे पास जो टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारे पास 10 सेकंड, टाइम आ जाएगा 10 सेकंड। अब हमने टाइम तो मालूम कर लिया, अब हम रेंज मालूम कर सकते हैं। रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमारे पास 100 है, और टाइम से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास रेंज कितनी आ गई 1000, यानी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इसका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन 64 के अंदर बोला जा रहा है व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v द वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखिए जब किसी एंगल को हम जो है किसी चीज को हम फायर करते हैं
एट पर्टिकुलर एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, उसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो गोज ऑन डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू हाइट, इसका आंसर सही बन जाएगा गोज ऑन डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू हाइट। और इसके अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो वी नॉट बाय माइनस जी टी होता रहेगा जब उसको हमने प्रोजेक्ट किया होगा इनिशियली। तो उसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डिक्रीज करता रहेगा। उसका कोई ना कोई वर्टिकल कंपोनेंट मौजूद होगा इनिशियली, उसमें से हम जो है टाइम जी टी को माइनस करते रहेंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं विद सम वेलोसिटी, उसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट डिक्रीज करता रहता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, बराबर होगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन जीरो होगी एक्स कंपोनेंट की, और वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। जिसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर बोला जा रहा है, if r is the maximum horizontal range of a particle, the highest point attained by it, r जो है वो मैक्सिमम रेंज को कहा जा रहा है। तो मैक्सिमम रेंज देन द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय इट, तो आपको ग्रेटेस्ट हाइट बताने का, आपकी मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पर आएगी, मैक्सिमम हाइट आपको कैलकुलेट करके बतानी। तो आपको क्या चीज़ बताइए, मैक्सिमम रेंज आपको बता दी कि वो r के बराबर है, मैक्सिमम रेंज आपको r के बराबर बता दी है। तो मैक्सिमम हाइट आपको बतानी है, यानी मैक्सिमम हाइट आपको किस रेफरेंस के ऊपर मिलेगी। तो मैक्सिमम हाइट आपको मिलेगी जब आपका जो रेंज है वो किससे हो, r डिवाइड बाय 2 हो। r डिवाइड बाय 2 हो तो आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। यानी आपकी जो मैक्सिमम रेंज है अगर उसका आधा कर दें तो आपको मैक्सिमम हाइट या ग्रेटेस्ट हाइट मिल जाएगी। इसका हम सिनेरियो भी अगर हम डिस्कस करें, देखें इस तरह से अगर इसको हम देख लें तो ये होता है हमारा मैक्सिमम हाइट या ग्रेटेस्ट हाइट का पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा ग्रेटेस्ट हाइट या मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होगा। तो ये उस वक्त होगा जब हमारी रेंज जो है वो हाफ हो जाएगी, रेंज जो है वो हाफ हो जाएगी। तो r डिवाइड बाय 2 होगा तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय इट विल बी r डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर बोला जा रहा है, ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन, आपको एंगल बताना है। तो रेंज क्या बताइए, रेंज बता दी है, रेंज बराबर है किसके, 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट के। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, हमने रिलेशन पहले भी डिस्कस कर लिया तो इसके अंदर हमने डायरेक्ट इस बार पुट कर लिया। अब थीटा से थीटा जी से जी कैंसिल आउट कर लिया आपने, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट कर लिया, थीटा से एक थीटा कैंसिल आउट कर लिया। रिमेनिंग पैरामीटर आपके पास क्या रह जाएंगे, 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा will be equals to 4 sin theta 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास tan थीटा किसके बराबर हो गया, tan थीटा बराबर हो गया 1 के। तो हम कह सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1, जो कि ऑप्शन ए में आपको और डी में आपको सही नजर आ रहा है, और tan इनवर्स ऑफ 1 हमारा किसका एंगल के ऊपर होगा, 45 डिग्री के ऊपर। तो 45 डिग्री के ऊपर हमारी रेंज है वो बराबर हो जाती है 4 टाइम्स ऑफ दी मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाती है। A body is projected at such angle that the horizontal range is 3 times of the maximum height। तो इस बार आपको क्या बोला जा रहा है कि आपकी horizontal range जो है वो 3 times of the maximum height है, 3 times of the maximum height है। सेम तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला आप डायरेक्ट कर लेते हैं। 2v नॉट स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g will be equals to 3v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म किसके बराबर हो जाएगी, 4 cos थीटा बराबर हो जाएगा 3 sin थीटा के, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 4/3 के। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो tan इनवर्स ऑफ 4/3 वाला ऑप्शन ए में आपको सही नजर आ रहा है, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर बोला जा रहा है, a person has thrown as a maximum height of 100 meter, the greatest height to which he can throw the stone will be। मैक्सिमम डिस्टेंस आपको बता दिए, यानी रेंज आपको बता दिए, ग्रेटेस्ट हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी आपको क्या बता दिया। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर ये बताया है कि आपको मैक्सिमम रेंज आपको बता दिए, और मैक्सिमम रेंज कितनी बताइए, 100 मीटर। तो ग्रेटेस्ट हाइट आपको कहाँ मिलती है, ग्रेटेस्ट हाइट आपको अपने ऊपर डिस्कस भी कर लिया, और किसके बराबर होगी, मैक्सिमम रेंज डिवाइड बाय 2 के। मैक्सिमम रेंज आपके पास कितनी है, 100 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 50। मैक्सिमम हाइट आपके पास आ जाएगी कितनी, 50 मीटर, जो कि ऑप्शन सी में आपको सही नजर आ रहा है। इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर बोला जा रहा है अ गन फायर two bullets 60 and 30 with the horizontal. The bullet strike the sum at the sum horizontal distance. The ratio or maximum height of the two bullet. तो maximum height of the two bullet का अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें तो हमें मालूम है कि हमारी जो मैक्सिमम हाइट होती है, अगर उसका रिलेशन देखें इस तरह हम लिख लेते हैं 1 और 2 से 1 और 2। तो रिलेशन क्या होता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 डिवाइड बाई 2g वी नॉट स्क्वायर 2 थीटा 2 डिवाइड बाई 2g 2g से 2g कैंसिल आउट हो गया, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं हमारे मैक्सिमम हाइट 1 डिवाइड बाई मैक्सिमम हाइट 2 बराबर हो जाएगा इसके, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर आएगा तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा 1 स्क्वायर साइन थीटा 1 स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा 2 स्क्वायर साइन थीटा 2 स्क्वायर साइन थीटा 1 स्क्वायर साइन थीटा 2 स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सही करके मेंशन कर लेते हैं, थीटा स्क्वायर जो है वो बाहर मेंशन कर लेते हैं, स्क्वायर बाहर मेंशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो साइन थीटा 1 हमारे पास लेट से ये है, थीटा 1 हमने ले लिया 60 डिग्री और थीटा 2 हमारे पास 30 डिग्री है, ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का स्क्वायर डिवाइड बाय साइन 30 और इसका स्क्वायर तो साइन 60 किसके बराबर हो जाएगा, साइन 60 बराबर हो जाएगा √3/2 उसका स्क्वायर कर लिया और ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। इसको इस तरह मेंशन कर लेते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि जो नीचे 2 है उसका स्क्वायर होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 4। तो हमारा रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, हमारा रेशियो आ जाएगा 3:1 के 3:1 जो ऑप्शन बी में आपको सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर बोला जा रहा है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द एंगल ऑफ द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकंड अगर हमें सवाल को एक बार दोबारा से रिपीट करें तो हमें सवाल के अंदर बोला जा रहा है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। हमें एंगल मालूम करना है विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकंड। तो एंगल मालूम करने के लिए हमें क्या रिलेशन मालूम होना चाहिए, हमें रिलेशन मालूम होना चाहिए tan थीटा विल बी इक्वल्स टू vy अपॉन vx। तो हमने ऑब्जेक्ट को जो है वो हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है तो इसका x कंपोनेंट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी x कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा तो v नॉट x के बराबर ही होगा। तो v नॉट cos थीटा आ जाएगा, v नॉट cos थीटा और v नॉट हमारे पास 30 है, cos 30 डिग्री एंगल में हमारे पास 30 डिग्री ही गिवन है तो हमारे पास जो vx है cos 30 हो जाएगा हमारे पास √3/2। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15√3 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास x कंपोनेंट आ गया। अगर हम y कंपोनेंट कैलकुलेट करें तो v नॉट y प्लस gt कर लेते हैं और v नॉट y क्योंकि हॉरिजॉन्टली थ्रू किया है तो v नॉट y हमारे पास 0 होगा तो और हमारे पास g हमारे पास कितना है 10 और ये आ गया 1.5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये हमारे पास आ गया 15। ये हमारे पास आ गया 15। अच्छा पहले y कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो y कंपोनेंट पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। y नॉट y 0 नहीं है, v कंपोनेंट हम कैलकुलेट करेंगे, y कंपोनेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं और y कंपोनेंट हमारे पास कितना है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे v नॉट साइन थीटा से 30 मल्टीप्लाई बाय साइन और 30 और हमारे पास एंगल कितना है 30 डिग्री है तो हमारे पास v नॉट y किसके बराबर आ जाएगा, v नॉट y हमारे पास आ जाएगा 15 के। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मेंशन करते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास v नॉट y माइनस gt क्योंकि अपवर्ड मोशन हो रहा होगा प्रोजेक्ट हमने क्या है एट पर्टिकुलर एंगल अपवर्ड मोशन में हमने ग्रेविटी को नेगेटिव ले लिया तो v नॉट y हमारे पास कितना है 15, ग्रेविटी है पर हमने 10 और यहाँ पर आ जाएगा 1.5 तो यहाँ पर भी आ गया 15 और यहाँ पर भी आ गया 15 तो हमारे पास vy क्या हो जाएगा 0 vy 0 हो जाएगा। तो हमें एंगल अगर हम अब एंगल कैलकुलेट करें यानी ये वाला रिलेशन पुट करें तो 0 डिवाइड बाय vx तो tan इनवर्स ऑफ 0 थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0 डिग्री के बराबर होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 डिग्री। तो ऊपर हमारा व्हाट इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकंड तो 1.5 सेकंड के ऊपर ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर चुका होगा। ये पॉइंट कौन सा है एट मैक्सिमम हाइट या हाईएस्ट पॉइंट आ गया होगा, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हमारा जो
एंगल है वो 0 डिग्री होना चाहिए, एंगल जो है वो 0 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो एक्स और वाई कंपोनेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री ही बनेगा, यानी सारा कंपोनेंट जो है एक्स कंपोनेंट होगा तो एंगल 0 डिग्री ही बनेगा, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 0 डिग्री।